नमस्कार। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और यकीन मानिए इस भारत के प्रदेश के आगे दुनिया के कई देश जनसंख्या के मामले में काफी बौने माने जाते हैं। लेकिन विकास के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया के क्या भारत के कई राज्यों से बहुत पीछे रह गया और इसका सीधा सीधा कारण है कि कई दशकों तक भारत के इस प्रदेश को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप ही दिखाई जाती रही। विकास की उन ऊंची ऊंची इमारत की तो छोड़िए, प्रदेश में कई दशकों तक यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये तक नसीब नहीं हुई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश हमेशा से गंदी राजनीति का शिकार होता आया है, जिसकी वजह से यहाँ विकास को बढ़ावा तो नहीं मिला, लेकिन गुंडा राज, राजनीति में परिवारवाद, इन सब नकारात्मक चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, जिनकी वजह से कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर सरकार की कोई छोटी बड़ी स्कीम उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल तरीके से काम नहीं कर पाई और उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बहुत पीछे चला गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में ना तो राजनेताओं की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है, तो सिर्फ यहाँ की राजनीति की हवा में जो हमेशा से विकास के विपरीत ही चलती रही है। लेकिन अब यह हवा धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास की जगह अब लॉलीपॉप नहीं, सही में विकास किया जा रहा है। इसी विकास की सही परिभाषा को समझने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो विकास के बड़े कार्य किए गए उन प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरीज का यह पार्ट 1 है, आगे के पार्ट भी आपको इस चैनल पर जल्दी ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हम दुनिया के किसी भी विकसित देश या फिर भारत के किसी भी डेवलप्ड राज्य के डेवलपमेंट होने के पीछे की वजह को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि विकास सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट से नहीं होता। आपका राज्य, आपका देश किस चीज के लिए कितना अनुकूल है उसका सही आकलन करके ही एक राज्य का सही विकास किया जा सकता है और यह विकास अगर हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाए तो उसका परिणाम भी तेजी से सामने नजर आता है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट कर रही है, जिसमें पहला आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अगर किसी भी राज्य की बेहतर हो तो यकीन मानिए कितनी भी बड़ी कंपनी वहां पर निवेश करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि कंपनियों को अक्सर आवश्यकता कनेक्टिविटी की होती है, जिससे आसानी से वो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह कम लागत के साथ कम समय में पहुंचा सकें। और यही एक सबसे बड़ी वजह होती है कि ज्यादातर कंपनीज आपको हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे के नजदीक ही स्टेब्लिश होती हुई नजर आएंगी। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिए क्या खास किया गया। देखिए, इसमें कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले जो काम हुआ है वो एक्सप्रेसवे में हुआ है। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन माना जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे कई जिलों और कई गांवों से निकलकर वहां का विकास सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं हुआ था और 2012 में जिस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया वह मात्र 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे था और वह एक्सप्रेसवे भी 2001 में उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उसका काम 2001 में शुरू हुआ था, लेकिन उसको बनते बनते 11 साल लग गए। लेकिन अब योगी सरकार पुराने एक्सप्रेसवे के साथ साथ नए एक्सप्रेसवे को भी यूपी में तेजी से बनाकर तैयार कर रही है और जहां पहले यूपी एक एक्सप्रेसवे को तरसता था, आज यूपी में एक साथ 4 से 5 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में आज लगभग 800 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है और जल्दी इसकी लेंथ 1200 किलोमीटर होने वाली है। इसमें सबसे पहला जो एक्सप्रेसवे आता है जो कि पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 340 किलोमीटर की है। शुरुआत में है 6 लेन चौड़ा बनाया गया है, भविष्य में इसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से होकर गाजीपुर तक बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को 8 पैकेजेस में बनाकर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खोल दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसके निर्माण से ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएंगे, जिससे पूर्वांचल के शहरों को ट्रांसपोर्ट में काफी हद तक सुविधा मिल सकेगी। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने के कारण यह ईंधन बचत, समय बचत और प्रदूषण में नियंत्रण में मददगार साबित होगा और साथ ही इससे दुर्घटनाओं में भी भारी कमी देखी जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में एक्सप्रेसवे पर सेना के लड़ाकू विमानों को भी आसानी से उतारा जा सकता है। कृषि के क्षेत्र, वाणिज्य, पर्यटन और औद्योगिक विकास में एक्सप्रेसवे का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा और आपको बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 22,494 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के मामले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति में विकास के लिए राज्य सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका भी
निभाएगा। आपको बता दें कि यह जनपद चित्रकूट से शुरू होगा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कंदरौल के पास जनपद इटावा तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 मीटर की होगी और यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे शुरुआत में 4 लेन का होगा, भविष्य में इसको 6 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई लगभग 110 मीटर की होगी और इस एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, जिससे कि परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा हो सके। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में वागेन, केन, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर नाम की नदियां बीच में पड़ेंगी और इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेसवे के मार्ग में लगभग 4 बड़े रेलवे ब्रिज, 14 बड़े ब्रिज, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटी पुलियां, 18 फ्लाईओवर बनाकर तैयार किए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को 6 पैकेजेस में बांटकर बनाया जा रहा है, जिनका टेंडर अलग अलग कंपनियों को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक्सप्रेसवे के प्रवेश नियंत्रित होने से वाहनों की ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत होगी व प्रदूषण में भी नियंत्रण होगा। फुली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण वाहनों में ईंधन की काफी ज्यादा बचत होगी और प्रदूषण में भी भारी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु अवसर सुलभ होंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट की तो आपको बता दें कि वास्तव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। चंद महीनों पहले इसका मात्र 15% ही काम हो पाया था, लेकिन अगर हम बात करें आज के स्टेटस की तो अभी तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का लगभग 75 से 80% काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि योगी सरकार इसी कार्यकाल में एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए खोल देंगे। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे की लागत की तो आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 14,716 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। और अगर आपको इस एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसकी लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेसवे की ओर। कनेक्टिविटी के मामले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद आता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बनारस के रास्ते मेरठ और प्रयागराज के बीच कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल होंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने पर लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 घंटे की रह जाएगी। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे पर आने वाले खर्च की तो आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे में कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए की आंकी गई है, जिसमें से 19,700 करोड़ रुपए सिविल कार्यों पर खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे के लिए अभी तक लगभग 95% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाली गंगा नदी पर 1 किलोमीटर लंबी पुल का निर्माण और रामगंगा पर 720 मीटर लंबी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए अदानी रोड ट्रांसपोर्ट, अशोका बिल्डकॉन, वेल्सपल इंटरप्राइजेस, इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनियां अपनी बिड डाल चुकी हैं। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि 21 नवंबर 2021 को, मतलब कि जिस दिन यह वीडियो अपलोड हो रहा है उसके 1-2 दिन पहले ही इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे से जुड़े एनवायरमेंटल क्लियरेंस में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन 21 नवंबर को इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है। अब रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने इसका सलायंस भी कर सकते हैं और जैसे ही मोदी जी जिसका सलायंस करेंगे इस पर काम शुरू हो जाएगा और यह एक्सप्रेसवे लगभग 2024-25 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इन 3 एक्सप्रेसवे के अलावा एक और एक्सप्रेसवे है जिस पर तेजी से काम हो रहा है, वो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। आपको बता दें कि इसके निर्माण 2 पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसका टेंडर एप्को इंफ्राटेक और दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है। बात करें इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लागत की तो आपको बता दें यह एक्सप्रेसवे लगभग 5,876.67 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन के रूप में 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खुशीनगर एयरपोर्ट को अभी बनाकर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि खुशीनगर का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल का दूसरा, यूपी का तीसरा और देश का 87वां लाइसेंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। योगी सरकार ने इसका निर्माण कार्य बेहद तेजी से कराया है। यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन 20 अक्टूबर 2021 को, मतलब कि पिछले महीने ही मोदी द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट यूपी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के बनने से उत्तर प्रदेश देश का पहला 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। वैसे तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनने की कवायद 1995 से चल रही थी, लेकिन सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से इसका काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा है। और एक अफसर के बयान के अकॉर्डिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए काफी मेहनत की है। अधिकारी के मुताबिक पहले रनवे, अप्रोच रोड, पेरीफेरल रोड, नाली की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, एटीसी टावर,
फायर स्टेशन, अंडरग्राउंड टैंक जैसे काम पूरे किए गए। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाला गया। चूंकि सारा काम पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए लाइसेंस मिलने में देरी नहीं हुई। अब देखिए, कुशीनगर एयरपोर्ट के बाद आता है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या में जो एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 फेजेस में बनकर तैयार होगा और इसके पहले चरण के काम को शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। अभी तक इस एयरपोर्ट के लिए लगभग 377 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी की जमीन का अधिग्रहण भी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 600 एकड़ की जमीन में प्रस्तावित है और इसका रनवे 2 किलोमीटर का होगा, जिसमें एटीआर जैसे विमानों को लैंड कराने की सुविधा भी होगी। और आपको बता दें कि अयोध्या का यह एयरपोर्ट वास्तविक नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि देश विदेश में जो राम भक्त अभी अयोध्या आने में असमर्थ होते हैं, इस एयरपोर्ट के बनने से अयोध्या में उन्हें आने में बड़ी आसानी हो सकेगी। इसके अलावा अयोध्या का विकास जो कई सालों से रुका हुआ था, उसको एक नई रफ्तार मिल सकेगी और अयोध्या के साथ साथ आसपास के शहर के लोगों को टूरिज्म बढ़ने की वजह से नए नए रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट जोरों से किया जा रहा है और उसको एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या हब अयोध्या स्मार्ट सिटी कहलाएगा। बात करें इस पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें कि फेज 1 में जो अनुमानित लागत आकी गई है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए की आकी गई है और इसका पहला फेज लगभग 2024 तक ऑपरेशनल लेवल पे काम करने लगेगा। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद आता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में किया जा रहा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके निर्माण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को यूपी सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी लगभग 56 किलोमीटर की है। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि शुरुआत में जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता लगभग 50 लाख यात्रियों की होगी, जबकि यह जब पूर्ण रूप से बन जाएगा तो इसकी सालाना क्षमता बढ़कर 6 करोड़ तक हो जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी कि जेवर का यह एयरपोर्ट चीन के एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह लगभग 5000 हेक्टेयर यानी कि 12,355.27 एकड़ के एरिया में फैला होगा। अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें एयरपोर्ट लगभग 29,560 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। बात करें इस एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका भूमि पूजन किया जाना है और भूमि पूजन होने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट सितंबर 2024 तक ऑपरेशनल लेवल पे काम कर सकेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। यकीन मानिए इन पार्ट 1 में हमने जिन भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, इन प्रोजेक्ट्स ने यूपी के विकास में एक नई जान फूंकी है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नई नई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है और रोजगार में भी हमें भारी वृद्धि देखने को मिली है। उम्मीद है कि इस पार्ट 1 के बाद अब हमारा पार्ट 2 भी देखेंगे, जो आपको जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।